हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट बाय शिफ्ट। उसमें ये पार्ट नंबर 78 वीडियो है। 77 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, उनको आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ग्रुप डी साइंस 2018 नाम से आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा 31/10/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज़ आपको बहुत ही पसंद आ रही है और आपकी जो साइंस है वो और बेहतर हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस पाठशाला पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के आगामी अपडेट है वो मिल जाए। तो आज का पहला जो प्रश्न है वो ये बोला है कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाया जाता है उनका सामान्य सूत्र क्या होता है। अब देखिए, जो आपके हाइड्रोकार्बन है उनका जब वर्गीकरण किया जाता है, तो मैंने आपको वर्गीकरण बताया था जब आपको हाइड्रोकार्बन बताया था तब। अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता दूँ। देखो, हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं संतृप्त, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड, और एक होते हैं असंतृप्त, है ना, जिनको बोलते हैं आपके अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब देखिए होते क्या है, संतृप्त होने इनमें तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, और असंतृप्त होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है वो पाया जाता है। अब देखिए, इनको बोलते हैं एल्केन, इनको बोलते हैं एल्कीन, और इनको बोलते हैं एल्काइन। आपसे ऐसे पूछे कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके बीच द्विबंध पाया जाता है, ये होते हैं द्विबंध, इनको बोलते हैं एल्कीन। यानी कि इनडायरेक्टली आपसे पूछा है कि एल्कीन जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो गाइस, इसमें आपको तीनों का सूत्र है यहाँ पर बताओ। देखो, जो एल्कीन होता है, एल्कीन उसका सामान्य सूत्र होता है जितने आपके कार्बन होते हैं उससे बिल्कुल डबल हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि CnH2n। उसके बाद होता है एल्केन, तो एल्केन जो होता है इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, ये आपका होता है एल्केन का। एक होता है एल्काइन, तो एल्काइन जो होता है उसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, तो आपसे पूछा था एल्कीन का, तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो जाएगा CnH2n। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है G = gm/r²। क्या होता है? gm/r²। ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि नीले की जो भित्ति होती है आलिंद की भित्ति से कैसी होती है। तो देखिए, हमारा जो हार्ट होता है ना उसमें दो चीज़ें होती हैं। आपका हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। इसमें 2 आपके आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। तो जो आलिंद होते हैं ना वो तो होते हैं आपके नीचे की ओर, और नीले होते हैं ऊपर की ओर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीले होते हैं ना उनकी कोशिका भित्ति आपके जो आलिंद होते हैं उनसे क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, हमारे जो नीले होते हैं ना वो थोड़ी भारी होते हैं, और जो आलिंद होते हैं वो थोड़े आपके हल्के होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि नीले की जो कोशिका भित्ति है, वो नीले की जो भित्ति है वो आलिंद की भित्ति से क्या होती है, थोड़ी सी मोटी होती है। और बहुत जल्दी मैं आपको मानव तंत्र पढ़ाऊंगा तो आपको पूरी डिटेल है वो यहाँ पर बता दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित में से किसका वेग 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, ध्वनि के वेग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैंने आपको पहले बता दी कि एल्युमिनियम जो होता है इसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। किसमें होती है? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है वो आपके सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और ये लगभग होती है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्वनि की चाल होती है आपके किसके अंदर? एल्युमिनियम के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर यानी कि एक विद्युत हीटर है जिसके टर्मिनलों के बीच, यानी कि जिसके दोनों सिरे हैं उनके बीच जो विभवांतर है वो आपके 60 वोल्ट है ना। और जब इसमें आपके जो धारा है जिसका मान है 4 एम्पियर, यानी कि जब इसमें धारा 4 एम्पियर है तो उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है? 60 वोल्ट। अब यदि उसका विभवांतर को हमने 150 कर दिया, 150 वोल्ट कर दिया, तो उसमें जो प्रभावित होने वाली जो धारा है उसका मान कितना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि यहाँ पर देखो आपको V का मान दे रखा है, V = 60, I का मान दे रखा है आपको 4। तो देखिए, पहले हम R का मान निकाल लेते हैं प्रतिरोध का, क्योंकि तार है ना वो सेम है, तार को बदला नहीं, तो प्रतिरोध क्या होगा? उसका समान होगा। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V = IR। क्या होता है? V = IR, R = V/R। ठीक है, अब V का मान आपको दे रखा है 60, I का मान है 4, तो इसका मान आ जाएगा 15। यानी कि R का मान क्या आएगा? 15। मैंने R को साइड में लिखता हूँ, R = आ गया 15। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या बोला है कि अब इसका विभवांतर बढ़ाकर 150 कर दिया, यानी कि V बराबर हो गया 150। तो I का मान निकाले तो I देखो V बराबर होता है IR, तो I का जो मान होगा I बराबर हो जाएगा V/R। तो V बराबर है 150, R का मान है 15, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 एम्पियर। क्या जाएगा? 10 एम्पियर है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर 10 किलोग्राम की एक वस्तु है वो स्थित है, तो इसकी ऊर्जा है वो गणना कीजिए। तो देखिए,
आपकी जब भी कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित होती है ना, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। m का मान है आपका 10 किलो, g का मान है 10 और हाइट का मान है आपका 6, यानी कि आ जाएगा आंसर 600 जूल। क्या आ जाएगा? 600 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब देखो, स्थिति ऊर्जा क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो किसी निश्चित ऊंचाई पर, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करने पर, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन करने पर जो ऊर्जा आती है उसे बोलते हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है घर की छत पर रखी हुई एक ईंट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसमें क्या होगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है एक घड़ी जिसमें आपके स्प्रिंग है, तो होता क्या कि पहले जब घड़ी आती थी ना, तो उनमें क्या होता है कि चाबी आती थी, उस चाबी से भरते थे उसके अंदर, और स्प्रिंग उसके अंदर स्टोर करके रखती थी आपकी स्थितिज ऊर्जा। तो दूसरा ऑप्शन भी आपके सही है। तीसरा है आपका संपीड़ित स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग है उसको हमने कॉम्प्रेस कर दिया, उसके अंदर क्या कर दिया? धक्का लगा दिया, है ना। और चौथा आपका ऑप्शन है जल आपूर्ति के लिए ऊंचे स्थान पर रखा हुआ पानी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आपने स्प्रिंग को संपीड़ित कर रखा है, कॉम्प्रेस कर रखा है, तो आप उसको छोड़ोगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा, ना कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। अम्ल की जो डेफिनेशंस है वो इस पर लागू नहीं होती। तो देखिए पहला कथन आपको दे रखा है कि इसका जलीय जो माध्यम होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अम्ल हो या क्षार हो, दोनों के जो आपके जलीय विलयन होते हैं वो आपके हमेशा विद्युत क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। दूसरा, जब इसको जल में डालेंगे तो ये अपने H+ आयन का निर्माण करता है। बिल्कुल सही है, ये आपकी आर्यनियस की परिभाषा है अम्ल की, कि अगर जो H+ आयन देता है वो आपके अम्ल होता है, और जो OH- देता है वो आपके क्षार होता है। तीसरा, इनका स्वाद कड़वा होता है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। जबकि चौथी लाइन भी सही है कि धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, निम्नलिखित किस ऊतक के अंदर जीवित कोशिकाएं, लंबी कोशिकाएं और कोने पर अनियमित रूप से आपके कोशिकाएं होती है वो मोटी पाई जाती हैं। मतलब ये ऐसे कहना चाहता है कौन सा ऊतक है जिसमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली बात तो ये। दूसरी, लंबी कोशिकाएं होती हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, उनमें नियमित रूप से मोटी होती है, कोने जो होते हैं ना, कोने वहां पर क्या होती है? वो मोटी पाई जाती है, मतलब बीच में से क्या होती है? आपके सक्रिय पाई जाती हैं। मैं आपको सबके बारे में एक एक करके बता देता हूं। पहला जो आपका है स्खलन कायमा। स्खलन जो कायमा होता है वो आपके मृत कोशिकाओं से बना होता है, और इसका जो कार्य होता है पेड़ पौधों में कठोरता, यानी कि आपके दृढ़ता के लिए जिम्मेदार होता है। फर्मिनेंस जो होती है, पेड़ों में जो कठोरता होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है आपका स्खलन कायमा। कोलन कायमा जो होता है ये आपके जीवित कोशिकाओं से बना होता है, और इसका जो काम होता है वो पेड़ पौधों में आपके लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कोलन कायमा, कि इसी जो आपका ऊतक होता है कोलन कायमा, उसमें आपके कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी होती हैं और कोनों से अनियमित रूप से मोटी होती है। पैरेन्काइमा होता है, इसमें आपका अंतरकोशीय स्थान पाया जाता है, और एरेन्काइमा इसी का ही प्रकार है। मैंने दोस्तों ऊतक के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, तो आप मैं इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप इधर जाकर उनको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी डाउट है ऊतक से रिलेटेड वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि CaOH2 यानी कि आपका जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है उसके में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो देखिए CaOH2, इसको मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। देखिए Ca है, यहाँ पे O है, O2 हो जाएगा, और H है तो H2 हो जाएगा। तो देखिए एक तो कैल्शियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 2 4 रहे 5, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 ओम है, वो 5 आपके परमाणु है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक बच्चा है, एक लड़का है जो झूले में झूल रहा है। आपने देखा हो मेले होते हैं उनमें झूले लगे रहते हैं ऐसे, तो एक लड़का है जो झूले में गति कर रहा है, और झूले में गति कर रहा है, तो आपसे पूछा है कि ये जो गति है किस प्रकार की गति है। आपको लग रहा होगा कि वृत्तीय गति इसका राइट आंसर है, लेकिन इसका आंसर वृत्तीय गति नहीं है। अब देखो लड़का है ना, वो एक निश्चित रूप से आपका एक रोटेशन गति कर रहा है ना, घूम रहा है बार बार, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आवृत्तीय गति, यानी कि रोटेटिंग स्पीड या रोटेटिंग मोशन आप बोल सकते हैं। उसकी जो गति होगी क्या होगी? आवृत्तीय गति होगी। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है। अगला क्वेश्चन करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस ये PDF है ना, इसको बनाने में मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो खुद टाइपिंग करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ आंसर के को लेकर बैठ जाते हैं और उनसे उन क्वेश्चन को करवाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करता हूँ और फिर इन क्वेश्चन को कराता हूँ। गाइस कम से कम मुझे इस जो आपकी जो एक PDF है उसको बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं, और आपको पता है 2 घंटे की मेहनत
मेहनत के यूट्यूब कितने पैसे देता है? 1000 व्यूज़ पर मात्र 10 रुपये देता है, मतलब 2-3 घंटे की मेहनत के मात्र 10 रुपये देता है। तो गाइस आपसे निवेदन है आप रेगुलरली वीडियो देखा करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ मैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी क्षण रॉकेट में त्वरण जो होता है वो निष्कासित होने वाली गैस जो होती है उनके वेग के n घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर n का मान क्या है? अब देखिए ये जो नियम है ना वो क्रिया प्रतिक्रिया का रूल है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का रूल क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया रूल कहता है कि जो भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, उसके विपरीत एक क्रिया होती है, ठीक है। अब आपका ये जो सिद्धांत है ना वो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आपका रॉकेट होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब रॉकेट में क्या होती है, गैसें होती हैं जो बाहर निकलती है ना, रॉकेट क्या करता है, प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आगे की ओर गति करता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना आपका इन जो गैस होती है इनका जो वेग होता है ना, जितना आपके गैस जितने वेग से बाहर निकलेंगी उतने ही वेग से आपका जो रॉकेट है वो आगे की ओर भगता है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि उसके nth घात का मतलब है उसके समानुपाती होगा, बिल्कुल। nth घात का मतलब n की पावर 1, n की पावर 1 का मतलब जितना आपकी जो गैसें हैं जिस वेग से बाहर निकलेंगी उसी वेग से आपका जो रॉकेट है वो आपके क्या करेगा, आपका उसी वेग से आपका प्रतिक्रिया करके आगे की ओर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि उसकी 1 घात के समानुपाती होगा n की पावर 1, मतलब जितना वेग होगा उसका प्रतिक्रिया वेग उतना ही समान होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस वर्ग के प्राणियों में सल्क की कमी होती है लेकिन उनकी त्वचा होती है उसमें श्लेष्मा पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो मैंने आपको पहले बता दिया था, उभयचर आएगा एमपीबीएन। मैंने आपको आरएसवीटी करने जो भी आपका वर्गीकरण करवाया था उसको बायोलॉजी के अंदर करवा दिया है पूरा। तो आप उन वीडियोज को देख लीजिए, बायोलॉजी सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी नॉलेज है वो मिल जाएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये, निम्न में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में नहीं किया जाता? अब पहली बात तो प्रति अम्ल होते क्या है ना। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश है ना थोड़ा सा गलत है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। में थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? एंटासिड। अब देखिए एंटासिड क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। अब मान लीजिए हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है ना, तो जब हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? इनो लेते हैं, क्योंकि इनो में होता क्या है, इनो में पाए जाते हैं दुर्बल क्षार यानी कि MgOH2, ठीक है। तो आपका ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल जो प्रभाव होता है अम्ल का उनको दूर करने में लिया जाता है उन्हें बोलते हैं आपके प्रति अम्ल। अब देखिए प्रति अम्ल क्या होंगे? सीधी सी बात है, अम्ल के जो प्रभाव है उनको नष्ट कौन करेंगे? क्षार। क्योंकि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो आपके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपके क्षार आ जाएगा। अब देखिए क्षार कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, ये भी सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है क्षार, ये भी सही है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी सही है। और सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपके एक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि कौन सा हार्मोन लड़कों में युवा अवस्था में दिखाई देने वाले जो लक्षण होते हैं पुरुषों में उसके लिए जिम्मेदार होता है? जो आपके पुरुष होते हैं ना उनमें आपके युवा अवस्था यानी कि यौवन आरंभ जो होती है ना, तो उस समय बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं और वो लक्षण आपके एक हार्मोन की वजह से दिखाई देते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, त्वचा का तेलिया होना, ये सारे आपके सिम्टम्स होते हैं युवा अवस्था के, ठीक है। तो ये जो आपके सिम्टम्स होते हैं इनके लिए जिम्मेदार होता है वो आपका होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। पुरुषों में आपके जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतिरोध की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? ठीक है गाइस, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो आपका एम्पियर होती है इसकी होती है धारा, ये आपका किसका होता है? धारा का। कूलम्ब जो होती है वो होती है आवेश की, ठीक है। आपकी जो वोल्ट है वो होती है विभवांतर की यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की, और जो ओम होती है वो आपकी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की होती है। तो यही पूछा है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होती है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है क्या होती है? तो ओम यानी कि ओहम, ठीक है। इसका भी टाइपिंग एरर है, इसको मैं सही कर देता हूँ, इसका भी आपका ओहम है, वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल होते हैं? अब देखिए मोल निकालने का सूत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मोल निकालने का तरीका होता है कि ग्राम में भार बटे अणुभार। क्या होता है? ग्राम में भार बटे अणुभार, यानी कि ग्राम में वैल्यू अपॉन उसका मोलिकुलर आपका मास, ठीक है। अब देखिए ग्राम में भार कितना दे रखा है आपको ग्राम में भार देखला 54 ग्राम, ठीक है। और अणुभार कितना होता है? हीलियम का अणुभार होता है 4, ठीक है। तो भाग लगाएंगे, आपका हीलियम जो होता है वो आपके 4 नंबर पे आता है, वो 2 नंबर पे आता है। इसका जो आपका अणुभार होगा वो जाएगा 4, तो आप इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग इसका 13.5 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 13.5 मोल है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि जब किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है
तो वह बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए कार्य का जो मैंने आपको पहले ही न्यूमेरिकल कंप्लीट करा दिए हैं, जो आपके फिजिक्स से जो भी न्यूमेरिकल हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं और पीडीएफ भी आपको दे दी है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपके सारे न्यूमेरिकल वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कार्य होता है W बराबर FS कोस थीटा, ये आपका कार्य का सूत्र होता है, यानी कि बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए कोस थीटा अगर क्या होता है, अगर बल और विस्थापन एक ही दिशा में लग रहे हैं तो कोस थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री कोस 0 का मतलब होता है 1। तो इसको आंसर आएगा FS, यानी कि F का मान आपको देगा 10 न्यूटन, S आपको देगा 10 मीटर की दूरी, तो 10 × 10 यानी कि 100 न्यूटन है, वो 100 जूल है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि कार्य पूछा है तो कार्य होता है जूल, तो 100 जूल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि एथेनॉल होता है, उसका आपका क्वथनांक होता है वो क्या होता है? तो क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, वह न्यूनतम तापमान जिससे कोई द्रव है गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, या द्रव है आपके वाष्प बनकर उड़ने लग जाता है, वेपर बन जाता है कोई लिक्विड, उसे बोलते हैं आपका एथेनॉल। तो आज इथेनॉल होता है उसका आपका बहुत ही कम होता है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो आपका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक अवतल दर्पण है ना, उसका जो आपका प्रतिबिंब है वस्तु का, वो C और F के बीच हमको प्राप्त करना है। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण है और हमको जो उसका प्रतिबिंब है वो C व F के बीच प्राप्त करना है, और उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आपका छोटा बनेगा। तो वस्तु को कहाँ रखा जाए? यानी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे उसका प्रतिबिंब है C और F के बीच बने। तो गाइज आपके दर्पण से संबंधित जो भी प्रश्न है ना, न्यूमेरिकल है, वो मैंने आपको अलग पहले ही करा दिए हैं, तो आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको डिटेल से सारी चीज़ें मैंने बताई है। जब वस्तु को आपको इस स्थिति पर रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और ब्लैक बोर्ड पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली मैंने को करके बताए हैं। तो आप उन वीडियो को देखना चाहते हो आप इधर आई बटन से देख सकते हैं, या आप केमिस्ट्री वाले हमारे जो फिजिक्स वाले सेक्शन है वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बता दूँ। देखो एक ट्रिक आपको लगानी है यहाँ पर छोटी सी, है ना, इनफाइनाइट CF, है ना, वो ट्रिक मैंने उस वीडियो में बताई है, और इनफाइनाइट CF, ठीक है। अब ये आपकी ट्रिक हो गई। अब आपसे इससे आपको पूछा है कि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब C और F के बीच प्राप्त करना है ना, C ये रहा, F ये रहा, तो अगर प्रतिबिंब इन दोनों के बीच प्राप्त करना है ना तो वस्तु को रखना पड़ेगा यहाँ, यानी कि अनंत और C के बीच। कहाँ रखना पड़ेगा? अनंत और C के बीच। तो ऑप्शन आप देखिए कहाँ कहीं है क्या अनंत और C के बीच? तो आपको देखो पहला गलत है, थर्ड गलत है, फोर्थ गलत है। जो सेकंड ऑप्शन है ना C से परे, C से परे का मतलब होता है कि अनंत और C के बीच ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर वस्तु को हम C से परे रखते हैं, मतलब C और अनंत के बीच रखते हैं, तो हमें उसका प्रतिबिंब C और F के बीच प्राप्त होगा, वास्तविक प्राप्त होगा, छोटा प्राप्त होगा और उल्टा प्राप्त होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से किस में पुनर्जनन के साथ साथ मुकुलन भी होता है? तो जहां भी मुकुलन का नाम आए आपको हमेशा टिक करना है हाइड्रा, और ये आपके अलैंगिक जनन का प्रकार होता है, और मैंने आपको अलैंगिक जनन करा दिया है। सारी जो विधि होती है मैंने आपको उस वीडियो में करा दी है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके सत्य है? पहला स्टेटमेंट ये है कि माउंट एवरेस्ट पर जो आपका गुरुत्वाकर्षण जी का मान है पृथ्वी के मान से ज़्यादा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे वैसे वैसे जी का मान क्या होता है? कम होता जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो जी का मान होता है पृथ्वी के जी से क्या होता है? कम होता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही। तो अभी तो दूसरा स्टेटमेंट आपके सत्य है, लेकिन और भी स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। तीसरा स्टेटमेंट यह दिया है कि एक गेंद को ऊपर की ओर लंबवत फेंका और फेंकने पर वो वस्तु आपके 10 सेकंड के बाद जमीन से टकरा गई। तो जमीन से टकराई तो उसका जो वेग है वो कितना आपको प्राप्त होगा? तो देखिए क्वेश्चन कल भी मैंने कराया था आपको कि एक वस्तु है, अगर वस्तु को मैंने किसी ऊंचाई पर फेंका तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद वस्तु आपकी वापस नीचे आएगी। तो आपको देखा कि जाने में और आने में जो टोटल टाइम लगाया वो आपका है 15 सेकंड, लेकिन हमको तो एक ही चाहिए एक तरफ का, तो एक तरफ का टाइम हो जाएगा आपके 7.5 सेकंड। ठीक है, ये तो हमारा टाइम आ गया। अब जब वस्तु को शुरू में फेंकेंगे तो यू का मान आपको याद करना है, और जब क्या होगी वस्तु ऊपर जाके टच हो जाएगी तो वी क्या हो जाएगा? 0। तो आपका गति का एक नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन आपको देखिए वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण के विरुद्ध, तो a का मान हो जाएगा -g, तो v बराबर आ जाएगा u माइनस जी टी। ये आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ। u बराबर v बराबर u माइनस जी टी। v का मान तो हो गया 0, अब u का मान निकालना है तो u का मान आ जाएगा u बराबर क्या आ जाएगा? g और t। u बराबर क्या आ जाएगा? u बराबर आएगा g और t। तो g का मान आपको 10 दे रखा है, t
टी का मान आपको दे रखा है 7.5, यहाँ से आधा करेंगे तो आपका ये स्टेटमेंट ही आपका सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। लेकिन सेम बात आपके ऑप्शन 4 में दी गई है, कभी 15 सेकंड के बाद लौट आती है तो वस्तु का वेग 150 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये कथन आपके गलत होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक तो आपका सेकंड स्टेटमेंट सत्य है और एक इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड स्टेटमेंट सत्य है। तो क्या बोलेंगे, सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट आपके सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको मैंने मॉडर्न पीरियड टेबल है उसको मैंने पहले ही करा दिया था। मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले मॉडर्न पीरियड टेबल है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आपको बेहतर चीज़ें समझ आ जाए। तो हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये होती है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए इसमें जो ये दो होते हैं ना, ये दोनों है ना, शुरू के दो वर्ग होते हैं, शुरू के दो ग्रुप, इनको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। ये जो आपके होते हैं यहाँ से ये 13 से लेकर ये 18, इनको बोलते हैं आपका पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, है ना। जी तो आपको दो नीचे दी गए लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनको बोलते हैं आपका एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। और जो बीच में आपको दिख रहे हैं यहाँ से लेकर, देखो ये यहाँ से लेकर 3 से लेकर और 12, इनको बोलते हैं आपका डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। तो आपसे यही पूछा है कि भाई आपका जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो आपके 3 से लेकर 12, ठीक है। आपका जो आपका 3 से लेकर 12 समूह होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12, इसके बीच आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि निम्न में से कौन सा पैमाना आपका तापमान का पैमाना नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पास्कल होता है वो दाब का सूत्र होता है, जबकि फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन इसका राइट आंसर आ जाएगा। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उधर नीचे लिंक दे रखा है। और बाकी अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो मैं उधर आई बटन में लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।